तो अगर दोनों में से एक चुनना है तो आप ए चुन ले, लेकिन ए और सी दोनों है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 57, विच वन इज अ इनकरेक्ट स्टेटमेंट? विच वन इज अ इनकरेक्ट स्टेटमेंट? कौन इसमें से इनकरेक्ट है आपको बताना है। तुम्हारे पास लिखा है द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ नाइट्रोजन एटम, द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ नाइट्रोजन एटम इज दिस। ठीक है, सही है। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, 7 इलेक्ट्रॉन का भरना है। एन ऑर्बिटल इज degenerated, an orbital is designated by 3 quantum numbers, while an electron in an atom is designated by 4 quantum numbers। बिल्कुल सही है, ठीक है ना। जब आप इलेक्ट्रॉन्स को किसी क्वांटम नंबर में दिखाते हैं, जब आपको इलेक्ट्रॉन्स को क्वांटम नंबर के हिसाब से दिखाना पड़ता है, तो आपको स्पिन भी मेंशन करना पड़ता है। स्पिन कि भाई वो क्लॉकवाइज स्पिन में है कि एंटी क्लॉकवाइज, तो चौथा क्वांटम नंबर चाहिए होता है। ठीक है, लेकिन अगर आप केवल ऑर्बिटल बताइएगा तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजिमुथल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से पता चल जाएगा। अब उसके अंदर इलेक्ट्रॉन बताना पड़ता है तो स्पिन बताना पड़ता है। तो एन ऑर्बिटल इज डिजिग्नेटेड बाय 3 क्वांटम नंबर्स व्हाइल एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज डिजिग्नेटेड बाय 4 क्वांटम नंबर्स। ये भी सही है। ठीक है, आगे। टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एस ऑर्बिटल इज इक्वल्स टू 0। बिल्कुल सही है, क्योंकि हमारा ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होता है L+1 h/2π। अब आपके एस ऑर्बिटल के लिए एल का वैल्यू होता है 0, तो ये पूरा 0 हो जाता है। ये भी सही है। द वैल्यू ऑफ m फॉर dz² इज 0। ठीक है, dz² इज 0। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर फॉर dz² इज 0। देखिए, इनकरेक्ट करना है, अभी तक तो कोई मिला नहीं, लेकिन हमको इसमें शक है। हम बहुत श्योर आंसर इसका नहीं बोल पा रहे हैं। ठीक है, तो थोड़ा इसको ऑब्जर्व कर लीजिएगा, हम देख के बता रहे। डी वाला रखिए, डी वाला। चलिए, सही, आगे बढ़ते। हो गया ना, इसमें इनकरेक्ट खोजना था, लेकिन ये डी वाले में हमको थोड़ा शक है कि एग्जैक्ट dz² का मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या लेंगे। देखिए, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जब हम डी सबसेल का बात करते हैं तो 5 वैरी होता है। एक होता है -2, एक होता है -1, एक होता है 0, एक होता है 1 और एक होता है 2। इसमें dz² के लिए 0 ही लेंगे, इसमें थोड़ा शक है। तो मैं मोस्ट प्रोबेबली इनकरेक्ट वाला है ना, यही वैल्यू होगा। ठीक है, लेकिन फिर भी थोड़ा रीचेक करके फिर हम आपको कंफर्म कर लेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 58 में लिखा है विच वन इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। आपको इनकरेक्ट खोजना है। De Broglie wavelength is given by lambda is equals to h/mv, where m is mass and v is the group velocity of the particle। सही है, कोई दिक्कत नहीं, तो A is correct। आगे लिखा है द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इज del E into del T is greater than or equals to h/4π। देखिए, जैसे आप del x into del p लिखते हैं ना, तो उसी तरह ये दूसरा फॉर्मेट है। ये भी आपको बैचेस के अंदर बताया गया है, तो ये दूसरा फॉर्म है, एनर्जी और लैगिंग ऑफ टाइम को लेके चलता है। सही है, बिल्कुल सही है। Half-filled and fully filled orbitals have greater stability due to greater exchange energy, greater symmetry and more balanced arrangement। एकदम सही। हाफ फिल्ड ऑर्बिटल या फुली फिल्ड ऑर्बिटल का स्टेबिलिटी जो है वो पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल्स के स्टेबिलिटी से ज्यादा होता है। तो इसके पीछे का लॉजिक क्या है? इसके पीछे का सिंपल लॉजिक होता है कि उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा एक्सचेंज एनर्जी जनरेट होता है, ज्यादा सिमेट्रिकल कंडीशन फॉलो हो रहा होता है और ज्यादा बैलेंस्ड अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, इसलिए उनका स्टेबिलिटी इंक्रीज कर जाता है। तो ये सही है। द एनर्जी ऑफ 2s ऑर्बिटल इज लेस देन द एनर्जी ऑफ 2p ऑर्बिटल इन केस ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम। अब देखिए,
हाइड्रोजन लाइक एटम के अंदर 2s और 2p का एनर्जी बराबर होता है, 1s से ज्यादा होता है 3s, 3p और 3d का बराबर होता है, लेकिन इन दोनों का आपस में बराबर होता है, तो ये इनकरेक्ट है। मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के अंदर जहां एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होगा वहां पे आपका 2s का एनर्जी 2p से कम होगा, ठीक है। लेकिन हाइड्रोजन में तो बराबर होता है, हम लोग क्वेश्चन सीरीज में ही किए अभी। चलिए थोड़ा और आगे, 59, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट कैथोड रेज। आपको कैथोड रेज के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है वो आपको बताना है। फिर आपको नीचे लिखा है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द अबव, आपको इसमें से जो सही है वो आपको चुनना है। दीज मूव्स फ्रॉम कैथोड टू एनोड, बिल्कुल सही, ये कैथोड से एनोड की तरफ मूव करता है। दीज आर विजिबल रेज, अब ये हो गया गलत, आप इसको नेकेड आई से देख नहीं सकते। हाँ माइक्रोस्कोप लगा दीजिएगा तो आप देख पाइएगा, लेकिन नेकेड आई से जहां तक बात कीजिएगा ना तो ये दिखेगा नहीं आपको। टेलीविजन पिक्चर ट्यूब्स आर कैथोड रे ट्यूब्स, एकदम सही है, कैथोड रे का फ्लोरेसेंट इफेक्ट से ही हम लोग टेलीविजन पे सारा चीज देख पाते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड दीज रेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, एकदम सही। देखो ये जो कैथोड रे होता है ना वो चार्ज पार्टिकल्स होता है, एक्चुअली वो इलेक्ट्रॉन्स होता है। और जब भी कोई चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट में फेंकोगे ना तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स उस पर लगता है, और उस फोर्स के लगने की वजह से हो सकता है कि वो स्ट्रेट ना जाए, हम बोल रहे हो सकता है। और ये बात वही स्टूडेंट समझ सकता है जो लोग 12 का इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिज्म का दिमाग में रखा है। आप 11 के हिसाब से अगर सोचिएगा तो आप ये मान के चलिए कि जब आप इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में किसी चार्ज पार्टिकल को थ्रो करते हैं ना तो उस पर फोर्स लगता है और फोर्स उसको अपने रास्ते से डिविएट कर देता है, ठीक है। तो सीधा जाएगा ये जरूरी नहीं है, वो इधर भी मुड़ सकता है, वो इधर भी मुड़ सकता है, वो ऊपर भी मुड़ सकता है, नीचे भी मुड़ सकता है, सीधा जाएगा या नहीं जाएगा ये जरूरी नहीं है, ठीक है। तो आपका 1, 3 और 4 सही है, कहने का मतलब सी ऑप्शन इज देयर, ओके। आगे बढ़िए, 60 नंबर में आ जाइए। 60 नंबर में आपके पास है क्या, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। थॉमसन मॉडल शुरू से आते आ रहा है, ठीक है। चूज द ऑप्शन विथ ऑल द करेक्ट स्टेटमेंट, आपको दिए गए ऑप्शंस में से करेक्ट चुनना है। द इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन द न्यूक्लियस सो एज टू गिव द मोस्ट स्टेबल इलेक्ट्रोस्टैटिक अरेंजमेंट। देखिए साइंस जब आगे डेवलप हुआ ना तो उसको थॉमसन मॉडल का यही पॉइंट सबसे ज्यादा खराब लगा था कि थॉमसन साहब बोल दिए थे कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अंदर तक चला जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर तक चला जाएगा ना तो एटम को ऐसे ही खत्म हो जाना चाहिए। तो लेकिन थॉमसन मॉडल के हिसाब से अगर जाओगे ना तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, ओके, फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, क्योंकि उनका यही कहना ही था कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर तक पेनिट्रेट करके ज्यादा स्टेबल अरेंजमेंट बनाता है। द मॉडल वॉज एबल टू एक्सप्लेन द ओवरऑल न्यूट्रलिटी ऑफ एटम, उनके हिसाब से इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर तक जाता है और प्रोटॉन के चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देता है तो एटम न्यूट्रल होता है, ये उनका कहना था। किनका, थॉमसन साहब का। साइंस आगे पता किया कि नहीं, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बाहर ही रहता है, ओवरऑल एटम न्यूट्रल होता है, ठीक है। द डिफरेंट नेम ऑफ दिस मॉडल आर प्लम पुडिंग मॉडल, रैजन पुडिंग मॉडल और वाटरमेलन, हाँ यही सब उनका नाम है, उनके मॉडल का नाम दिया जाता है, सही है। तो 1, 2 एंड 3 सी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है, ध्यान रखना। इसमें एक दो और चीज याद रखना कि मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेकिन हम लोग तो अभी नए थ्योरी में रदरफोर्ड बोर्ड्स इन सब में हम लोग क्या देखे कि मास सेंटर पे कंसंट्रेटेड है न्यूक्लियस के अंदर, लेकिन इनका कहना था कि मास एकदम यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, ठीक है, पूरे एटम में। 61, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, और आपको चुनना है इनकरेक्ट, आपको चुनना है इनकरेक्ट, ठीक है। The presence of positive charge on the nucleus is due to the presence of protons and neutrons
in the nucleus. The presence of positive charge on the nucleus is due to प्रेजेंस ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस. अब देखो प्रोटॉन्स तो हम समझ रहे हैं पॉजिटिव है, लेकिन न्यूट्रॉन्स तो न्यूट्रल होता है, उसको क्यों लिखा गया? अच्छा देखेंगे, थोड़ी बाद में देख लेंगे ऑप्शन के हिसाब से. चलो सेकंड पे बात करते हैं. द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस इज इक्वल्स टू एटॉमिक नंबर. एकदम सही है. जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन्स न्यूक्लियस में मौजूद होता है वो एटॉमिक नंबर है. In order to keep the electrical neutrality, the number of electrons in an atom is equals to the number of protons in the atom. In an atom, कोई भी एटम ओवरऑल न्यूट्रल होता है, तो उसके अंदर जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होगा उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, तभी वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है. तो ये भी करेक्ट है. प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द एटम आर कलेक्टिवली कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स. ये तो गलत हो गया ना. प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स जो न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होता है, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स जो न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होता है, उसको आप न्यूक्लियॉन्स कहते हैं. आप इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियॉन्स नहीं कहते. तो ये गलत हो गया. अब बात आई वन पर. देखिए वन में हम न्यूट्रॉन को नहीं बोल सकते दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इट इज ओवरऑल न्यूट्रल. हाँ, प्रोटॉन की वजह से न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन न्यूट्रॉन की वजह से नहीं है. ठीक है, तो हम इसको इनकरेक्ट मानेंगे. 1 और 4 ये दोनों इनकरेक्ट है. 1 और 4, तो मतलब सी ऑप्शन इज देयर. 1 एंड 4 न्यूट्रॉन की वजह से थोड़ी ना पॉजिटिव है, प्रोटॉन की वजह से खाली पॉजिटिव है, खाली प्रोटॉन. ठीक है, तो फर्स्ट गलत हुआ, और 4 तो आप देख ही रहे हो. न्यूक्लियॉन्स किसको कहते हैं? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को न्यूक्लियॉन्स कहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को नहीं. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. नेक्स्ट इज 62. आगे से 62 में लिखा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट. आपको सही चुनना है. ठीक है, सही चुनना है. द स्पीड ऑफ लाइट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ मीडियम थ्रू विच इट इज पासेस. गलत हो गया. अलग अलग मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट अलग अलग होता है. जैसे एयर में स्पीड ऑफ लाइट सबसे ज्यादा होता है, और अगर हम लोग किसी मीडियम के अंदर स्पीड ऑफ लाइट लिखते हैं, देखिए एयर में हम लोग को पता है, एयर या वैक्यूम बोलो, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. लेकिन अगर आप यही स्पीड ऑफ लाइट किसी मीडियम में लिखिएगा ना, तो एयर में जो भी स्पीड ऑफ लाइट था डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आता है. आप लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जानते होंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आता है. तो हर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट अलग अलग होता है. तो पहला गलत है. द बीम ऑफ लाइट इज डिविएटेड और refracted from its original path as it passes from one medium to another. ये एकदम सही है. रिफ्रैक्शन इसी को आप कहते हैं. रिफ्रैक्शन का मतलब क्या था कि जब हमारा लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर करेगा, तो उसका जो स्ट्रेट लाइन पाथ है, जैसे मान लो हमारा लाइट इधर से, सॉरी स्ट्रेट बनना चाहिए थोड़ा, इधर से दूसरे मीडियम में जा रहा है, तो उसका पाथ बदल जाता है. अगर नीचे डेंसर मीडियम है तो टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड कर जाएगा, अगर रेयरर मीडियम है तो अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड कर जाएगा. इसको रिफ्रैक्शन कहते हैं. तो ये सेकंड पॉइंट सही है. When a ray of white light is passes through a prism, the wave with shortest wavelength bends more than that one with a longer wavelength. एकदम सही है. जिसका शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होता है वो सबसे कम बेंड करता है. ठीक है, यहां से भेजोगे ना, तो ये इस तरह से स्प्लिट कर जाता है. ठीक है, ये इधर, ये इधर. तो व्हेन अ रे ऑफ लाइट पासेस थ्रू प्रिज्म, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ बेंड्स मोर, तो जो हम लोग का वायलेट है वो सबसे ज्यादा बेंड करता है, और रेड सबसे कम बेंड करता है. इधर से आपका व्हाइट लाइट इंटर किया है, इधर से व्हाइट लाइट इंटर किया है, और उस समय ऐसे. इसी को डिस्पर्सन ऑफ लाइट कहते हैं. लाइट का डिस्पर्सन कहते हैं. किसी भी प्रिज्म में व्हाइट लाइट इंटर करेगा, तो जब दूसरे साइड से निकलेगा ना, तो आप देखिएगा वो 7 कंस्टिट्यूएंट में टूटा हुआ रहता है. कारण क्या है ना कि जिसका शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होता है वो सबसे ज्यादा बेंड करता है, वायलेट, और जिसका बड़ा वेवलेंथ होता है लाइक रेड,
उस सबसे कम डिविएट करता है। तो सब अलग अलग डिविएशन फॉलो करने की वजह से जब दूसरे साइड से निकलता है तो वो पूरी तरह से स्प्लिट हुआ रहता है। तो 2 और 3 करेक्ट है। 2 और 3 करेक्ट बोलो तो बी ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट। 63, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द करेक्ट स्टेटमेंट्स आर, आपको चुनना है कि सही कौन है। द एनर्जी ऑफ रेडिएशन इंक्रीजेज विद डिक्रीज इन वेवलेंथ। देखिए, एनर्जी का सीधा फॉर्मूला होता है फोटॉन्स के लिए एच न्यू या फिर एच सी बाई लैम्डा। तो अगर आप यहीं यहीं से सीखिए कि अगर आप लैम्डा को डिक्रीज करते हैं तो आपका एनर्जी इंक्रीज करेगा। जितना छोटा वेवलेंथ होगा एनर्जी उतना ज्यादा होगा। सही है, पहला वाला सही है। द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम इज एग्जैक्टली सेम एज दैट ऑफ हीलियम प्लस, गलत है। आप हाइड्रोजन एटम का जो स्पेक्ट्रम बनाएंगे वो एग्जैक्टली हीलियम प्लस के स्पेक्ट्रम के जैसा ही होगा, ये जरूरी थोड़ी ना। ठीक है, वहां नेचर थोड़ा अलग हो जाता है क्योंकि स्पीसीज अलग है। ठीक है, हाइड्रोजन के अंदर का जो फेनोमेनन है वो उसके हिसाब से, जो एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन उसके हिसाब से आता है। हीलियम प्लस में वो अलग होगा, जेड आ जाएगा ना। द एनर्जी ऑफ रेडिएशन इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन न्यू बार। न्यू बार बोलो तो 1/λ। तो अगर आप 1/λ को बढ़ाओगे तो एनर्जी क्या होगा, इंक्रीज करेगा, क्योंकि इसके साथ एनर्जी प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो थर्ड करेक्ट। 1 and 3 is correct. C option is there. 1 and 3 is right. C option is there. Okay, बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे की तरफ बढ़ते हैं। 64 में लिखा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपके पास एक पूरा स्टेटमेंट दिया हुआ है, बहुत लंबा चौड़ा है। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। आपको इसमें से इनकरेक्ट खोजना है। एक एक को पढ़ते चलेंगे, करेक्ट इनकरेक्ट डिसाइड करते चलेंगे। लिखा है बोर्स थ्योरी कैन ऑल्सो बी अप्लाइड टू स्पीसीज लाइक हीलियम प्लस, lithium 2 plus, beryllium 3 plus, and energy of stationary state associated with this kind of ions is given by energy in nth orbit is 2.18 into 10 to the power minus 18 z square by n square. ठीक है, the energy of these species are associated with this. थोड़ा सोच रहे हैं, एक्चुअली एक माइनस साइन नहीं है, इस वजह से हम इसको करेक्ट के ऑर्डर में रखे कि इनकरेक्ट में रखे ये समझ नहीं पा रहे। लेकिन देखिए यहाँ माइनस तो होना चाहिए। ठीक है ना, बाकी सब डाटा एकदम परफेक्टली कि 2.18 10 पावर माइनस 18 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, लेकिन इसमें एक माइनस मिसिंग है। तो अगर ये माइनस मिसिंग है तो हम तो इसको मानेंगे कि भाई इनकरेक्ट ही है, क्योंकि माइनस मिस कर रहा है। तो ये गलत है। इन केस ऑफ एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम इनिशियल ऑर्बिट इज ग्रेटर देन फाइनल ऑर्बिट, ये गलत हो गया। ये गलत हो गया, क्योंकि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम उस समय बनता है जब एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद इलेक्ट्रॉन लोअर से हायर ऑर्बिट में जंप करे। तो फाइनल ऑर्बिट बड़ा और इनिशियल ऑर्बिट छोटा होगा, लोअर से हायर में जंप करे, एब्जॉर्ब करके एनर्जी को लोअर से हायर ऑर्बिट में जंप करे। और इमिशन स्पेक्ट्रम उस समय बनता है जब हायर से लोअर में जंप करे। तो यहां पे जो सेकेंड स्टेटमेंट है ना, ये पूरा उल्टा लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये भी गलत। De Broglie suggested that like matter radiation should also exhibit dual behavior, ये बिल्कुल सही है। De Broglie का कहना था कि जैसे मैटर के अंदर डुअल नेचर होता है, पार्टिकल एज वेल एज वेव नेचर, उसी तरह किसी रेडिएशन का अगर हम लोग बात करते हैं तो उसके पास भी डुअल नेचर एग्जिस्ट करता है। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल रूल्स आउट एग्जिस्टेंस ऑफ डेफिनेट पाथ और ट्रेजेक्टरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल सही।
हाइजेनबर्ग थ्योरी में आपको बताया गया कि देखिए भाई, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, इन सब के पोजीशन और मोमेंटम को आप एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकते। तो अगर आप एक्यूरेसी से उसका पोजीशन ही मेजर नहीं कर सकते तो आप उसको किसी डेफिनेट पाथ पे नहीं दिखा सकते। तो फोर्थ इज ऑल्सो करेक्ट। तो 1 और 2 इज इनकरेक्ट। तो मेरे हिसाब से ए ऑप्शन होना चाहिए। ए और 1 और 2 दोनों इनकरेक्ट है। क्लियर है? 1 क्यों इनकरेक्ट हुआ? वहां एक माइनस साइन मिस है, और 2 जस्ट उल्टा लिखा हुआ है। जो इमिशन में होना चाहिए वो एब्जॉर्प्शन में लिखा है, जो एब्जॉर्प्शन में होना चाहिए वो इमिशन में लिखा है। 65। आपको कुछ स्टेटमेंट्स दिया है वेव फंक्शन के हिसाब से, और फिर आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है इसमें से। व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज इन एनर्जी स्टेट, एनर्जी स्टेट बोलो तो अलग अलग तरह का ऑर्बिट्स, द वेव फंक्शन correspond टू दैट एनर्जी स्टेट विच कंटेन ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट द इलेक्ट्रॉन्स। जो भी आप वहां पे वेव फंक्शन निकालते हैं वो इलेक्ट्रॉन के सारे इंफॉर्मेशन को कैरी करता है। एक्चुअली सोडिंगर वेव फंक्शन में जब आप उसका सॉल्यूशन निकालते हैं ना, सोडिंगर वेव इक्वेशन, जब आप उसका सॉल्यूशन निकालते हैं तो 3 क्वांटम नंबर मिलता है आपको। सुनिएगा ध्यान से। सोडिंगर वेव इक्वेशन जो आप पढ़े हैं ना, उसका जब आप फंक्शन को सॉल्व करते हैं तो आपको 3 क्वांटम नंबर मिलता है। एक होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दूसरा होता है एजीम्यूथल, और थर्ड होता है मैग्नेटिक। और इन तीनों को जान के आप ऑलमोस्ट इलेक्ट्रॉन के सारे इंफॉर्मेशन को निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। It is a mathematical function whose value depends upon the coordinates of the electron in the atom and does not carry any physical meaning। बिल्कुल सही। ये एक तरह का मैथमेटिकल इक्वेशन होता है। आप वेव फंक्शन के बारे में जस्ट एक नाम ही सुने हैं। आप 11 के ही लास्ट चैप्टर में वेव मैकेनिक्स पढ़िएगा, फिजिक्स में पढ़िएगा, वहां आपको वेव फंक्शन के बारे में बहुत डिटेल में समझाया जाएगा। वहां वेव मैकेनिक्स है तो वेव के बारे में पढ़ाया जाएगा। तो वो कोऑर्डिनेट्स होता है, वो क्वाड्रेंट्स होता है, वो इस तरीके का टर्म्स होता है। वहां कोई फिजिकल क्वांटिटी एग्जिस्ट नहीं करता, वो बताता है कि हाँ यहाँ ऐसे क्वांटिटीज वेरी कर रहा है। तो ये सही है। वेव फंक्शन ऑफ हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज विथ 1 इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स। एकदम सही। एटॉमिक ऑर्बिटल है क्या? एक ऐसा 3 डायमेंशनल स्पेस है जहां प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉनिक वेव इज मैक्सिमम, जहां इलेक्ट्रॉनिक वेव के मिलने का चांसेस सबसे ज्यादा होता है, उसको आप वेव फंक्शन कहते हैं। वेव फंक्शन pertaining to 1 इलेक्ट्रॉन स्पेसिस आर कॉल्ड 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। ये भी सही है। तो देखिए भाई, यहाँ चारों का चारों स्टेटमेंट जो है वो किसी वेव फंक्शन के लिए ठीक बैठता है, करेक्ट है। तो मेरे हिसाब से यहाँ ऑल ऑफ दीज होना चाहिए, ये डी आंसर आना चाहिए। ठीक है, ऑल ऑफ दीज सब करेक्ट। सिक्सटी सिक्स। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बताता है कि इलेक्ट्रॉन के मिलने का चांसेस कहाँ सबसे ज्यादा है और कहाँ नहीं है। जहां प्रोबेबिलिटी डेंसिटी हायर होता है वहां इलेक्ट्रॉन के मिलने का चांसेस ज्यादा होता है, और जहां ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी 0 होता है, इलेक्ट्रॉन वहां नहीं मिल सकता, उसको आप नोड्स कहते हैं। ठीक है। इट इज डोनेटेड बाय साई स्क्वायर। बिल्कुल सही। एम्पलीट्यूड का स्क्वायर बोलो या साई स्क्वायर बोलो। It is the probability of finding an electron at a point within an atom is proportional to the square of the orbital wave function। एकदम सही। आपका ये जो साई दिखाई दे रहा है ये है क्या? ये साई है एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वेव। ये इलेक्ट्रॉनिक वेव का एम्पलीट्यूड है। और जब आप इस साई के स्क्वायर को कैरी करते हैं, इसी को हम लोग प्रोबेबिलिटी फाइंडिंग, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कहते हैं। इसको आप प्रोबेबिलिटी डेंसिटी के नाम से जानते हैं। इसका दूसरा नाम इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी। और यहाँ पे हमको इक्वल टू का साइन नहीं देना चाहिए, प्रोपोर्शनल साइन देना चाहिए, क्योंकि इक्वल टू में कुछ और भी फंक्शंस होता है, वो जो कुछ मल्टीपल होता है कॉन्स्टेंट्स, वो आता है। तो सेकंड इज ऑल्सो करेक्ट।
formation from the value of psi square at different point within an atom, it is possible to predict the region around the nucleus where electron will most probable be found. देखिए सब तरीके से घुमा फिरा के एक ही बात किया जा रहा है. सेकेंड स्टेटमेंट पढ़ लीजिए, थर्ड स्टेटमेंट पढ़ लीजिए, ये दोनों घुमा फिरा के आपको एक ही चीज बता रहा है कि इससे तुमको प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन कहाँ ज्यादा और कहाँ कम है ये बताया जा रहा है. ठीक है, तो सब सही है, फिर से सबका सब करेक्ट. ठीक है, ऑल आर करेक्ट. If probability density psi square is constant on a given surface, मान लो कहीं इलेक्ट्रॉन के मिलने का चांसेस कांस्टेंट है, तो psi is constant over the surface. The boundary surface for psi square and psi are different. देखिए psi square एक अलग क्वांटिटी है. psi square क्या है? इलेक्ट्रॉन के मिलने का चांसेस, प्रोबेबिलिटी. इसका दूसरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक वेव का इंटेंसिटी. और साई क्या है? इलेक्ट्रॉनिक वेव का एम्पलीट्यूड. इलेक्ट्रॉनिक वेव का एम्पलीट्यूड, समझे? तो ये दो अलग चीज है. इसमें कभी भी है ना आप कंपैरिजन, मतलब कंपेयर मत कीजिए कि कौन ज्यादा कौन कम है. ये दो अलग चीज है. जैसे हम बोलेंगे कि 5 kg का कोई एक बॉडी है और 4 मीटर का कोई एक बॉडी है, दोनों में कंपेयर करो. इसमें कंपैरिजन है? कहीं 5 kg और 4 मीटर में कंपेयर कर सकते हैं? मास को लेंथ के साथ कंपेयर कर सकते हैं? नहीं ना. तो ये जो है हमारा, वो इंटेंसिटी है, एक क्वांटिटी, और ये जो आपको दिख रहा है वो एम्पलीट्यूड है. हाँ, बस एक बात है कि जो हमारा इंटेंसिटी होता है वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन कंपेयर नहीं कर सकते. हाँ, आप ये बोल सकते हैं कि हाँ सर एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा तो इंटेंसिटी ज्यादा है, एम्पलीट्यूड कम होगा तो इंटेंसिटी कम है. तो केवल हमको यहाँ दिख रहा है कि पहला स्टेटमेंट करेक्ट है कि अगर एम्पलीट्यूड कांस्टेंट है तो इंटेंसिटी कांस्टेंट होगा, लेकिन आप इसमें कोई बाउंड्री उंड्री नहीं खींच सकते, ऐसा कुछ हो नहीं सकता. तो केवल एक ही स्टेटमेंट करेक्ट है मेरे हिसाब से, फर्स्ट. ठीक है, ये सब बहुत अच्छा चलता है, कॉन्सेप्चुअल चीज होता है, इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं होता. ये सब क्वेश्चंस का यही अच्छा बात है, कॉन्सेप्ट वाइज आपको बताना है बस. (68) कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसर्निंग द क्वांटम नंबर. इस बार क्वांटम नंबर सोच सोच के बताना है, करेक्ट चुनना है. एंगुलर क्वांटम नंबर डिटरमाइंस द 3-dimensional शेप ऑफ द ऑर्बिटल. एल का वैल्यू, एंगुलर क्वांटम नंबर बोलो तो एल, एंगुलर क्वांटम नंबर बोलो तो एल. आपको भी पता है कि एल का वैल्यू 0 मतलब एस मतलब स्फेरिकल, एल का वैल्यू 1 मतलब पी मतलब डम्बल्ड, एल का वैल्यू 2 मतलब डी मतलब डबल डम्बल्ड, एल का वैल्यू 3 मतलब एफ कॉम्प्लिकेटेड. तो एल का जो वैल्यू है वो हमारा 3-dimensional शेप बताता है ऑर्बिटल का. सो फर्स्ट इज करेक्ट. सो फर्स्ट इज करेक्ट. द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिटरमाइन द ओरिएंटेशन एंड एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल. देखिए एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल सही, लेकिन ओरिएंटेशन का डिसीजन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर नहीं लेता. एनर्जी का डिसीजन लेता है, लेकिन ओरिएंटेशन का डिसीजन नहीं लेता. ओरिएंटेशन का डिसीजन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर लेता है. मैग्नेटिक क्वांटम नंबर डिटरमाइन द साइज ऑफ द ऑर्बिटल. अब ये गलत हो गया. मैग्नेटिक क्वांटम नंबर डिसाइड करता है ओरिएंटेशन क्या है, साइज को थोड़ी ना डिसाइड करता है. साइज तो उसके ऑर्बिट नंबर से आता है. जितना बड़ा ऑर्बिट नंबर होगा ऑर्बिटल का साइज उतना बड़ा होगा. ठीक है, जैसे अगर आप 2s बनाते हैं इतना बड़ा, तो आप 3s बनाइएगा इससे बड़ा, और आप 1s बनाइएगा इससे छोटा. ठीक है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर साइज नहीं बताता, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ओरिएंटेशन बताता है. फिर फोर्थ है स्पिन क्वांटम नंबर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन डिटरमाइन द ओरिएंटेशन ऑफ द स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलेटिव टू द चूजन एक्सिस. एकदम सही है. स्पिन क्वांटम नंबर अगर +½ है इसका मतलब है क्लॉकवाइज स्पिन, और अगर -½ है तो एंटी क्लॉकवाइज स्पिन. तो एकदम सही है, फोर्थ नंबर करेक्ट. तो 1 और 4 इज राइट, मतलब बी ऑप्शन इज देयर.
1 and 4 इज राइट, बी ऑप्शन इज देयर। ओके, थोड़ा दिमाग स्थिर करके हर चीज को, हर स्टेटमेंट को, हर सही गलत को समझते चलिएगा, ठीक है। चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। 69 असर्शन रीजन है। असर्शन में लिखा एक्स-रे आर यूज्ड टू स्टडी द इंटीरियर ऑफ एन ऑब्जेक्ट। देखिए हम लोग अभी साइंस इतना डेवलप है कि हम लोग किसी ऑब्जेक्ट के अंदर का कॉन्फ़िगरेशन बताते हैं, एटॉमिक स्केल तक जाके कॉन्फ़िगरेशन बताते कि इसके अंदर एटम्स कैसे एक दूसरे के साथ अरेंज्ड है, कैसे बॉन्ड बन रहा है, मॉलिक्यूल्स कैसे अरेंज है। तो ये सब पॉसिबल हो पाया है एक्सरे के यूज से। तो पहला जो असर्शन आपके सामने लिखा हुआ है कि एक्सरे आर यूज्ड टू स्टडी द इंटीरियर ऑफ द ऑब्जेक्ट, बिल्कुल सही है, ठीक है ना, असर्शन इज राइट। रीजन है दे आर नॉट डिफ्लेक्टेड बाय द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड एंड हैव वेरी हाई पेनिट्रेटिंग पावर थ्रू द मैटर। ये इसका कैरेक्टरिस्टिक है, एक्सरे का कैरेक्टरिस्टिक है। एक्सरे को अगर आप इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से भेजिएगा ना तो वो डिफ्लेक्ट नहीं करता, और साथ में ये किसी भी एटम, एटम नहीं बोलो, किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर तक पेनिट्रेट कर जाता है, एटॉमिक स्केल तक चला जाता है, तब आप उसके सारे केमिस्ट्री को समझ पाते हैं, ठीक है। तो रीजन इज राइट, assertion is right, and reason is also helpful explanation for assertion। रीजन से हम लोग assertion को और ज्यादा सीखते हैं। reason is the correct explanation of assertion। आइए भाई 70 लिखा है आयरन रॉड इज हीटेड इन फर्नेस, इट फर्स्ट टर्न्स टू डल रेड। कभी आयरन रॉड को गर्म किया, पूरा गर्म, एकदम गर्म गर्म गर्म, तो पहले वो रेड होगा, फिर थोड़ा इंटेंस रेड होगा, उसके बाद व्हाइट दिखने लगेगा, और उसके बाद ब्लू हो जाएगा। जैसे जैसे गर्म करते जाओ एकदम फाइनली आपको ब्लू दिखाई देगा। अगर आप ब्लास्ट फर्नेस का या फर्नेस का सहारा लेंगे तो लास्ट में ब्लू दिखाई देने लगता है। तो असर्शन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन, सॉरी असर्शन अपने जगह पे सही है, एक्सप्लेनेशन नहीं बोलेंगे अभी। असर्शन जो है वो आयरन का बिहेवियर सही दिखा रहा है कि जैसे जैसे उसको गर्म करते जाइएगा ना, पहले डल रेड होगा, फिर इंटेंस रेड होगा, फिर व्हाइट होगा, उसके बाद फिर ब्लू हो जाएगा। रीजन, द फ्रीक्वेंसी ऑफ इमिटेड रेडिएशन गोज फ्रॉम अ हायर फ्रीक्वेंसी टू अ लोअर फ्रीक्वेंसी एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज। ये थोड़ा गलत हो गया, हायर फ्रीक्वेंसी से लोअर फ्रीक्वेंसी नहीं, हायर वेवलेंथ से लोअर वेवलेंथ, हायर वेवलेंथ से लोअर वेवलेंथ। हम बार बार आपको एक लाइन लिखते जा रहे इस तरह के क्वेश्चन में, याद रखिएगा वेवलेंथ ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल विथ 1/t। अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे ना तो मैक्सिमम इंटेंसिटी वाला वेवलेंथ घटेगा, फ्रीक्वेंसी नहीं घटेगा, फ्रीक्वेंसी तो उसका उल्टा होता है, फ्रीक्वेंसी इसका उल्टा होता है, वेवलेंथ घटेगा। तो रीजन इनकरेक्ट है, असर्शन सही है, रीजन इनकरेक्ट है। रीजन में क्या गलत है सर? देख भाई, हायर फ्रीक्वेंसी टू लोअर फ्रीक्वेंसी नहीं होना चाहिए था, हायर वेवलेंथ टू लोअर वेवलेंथ होना चाहिए था, ठीक है। 70 71 में लिखा है, असर्शन में लिखा रेड लाइट ऑफ एनी ब्राइटनेस में साइन on a piece of potassium metal but no photo electrons are ejected, but as soon as even a very weak yellow light shines on the potassium metal the photoelectric effect is observed। एकदम सही है, एकदम सही है। बोलिए सर क्यों सही है सर? देखिए वहां पे है ना, वो तो वीक लाइट है। अरे भाई देखिए, आप लोग जो टॉर्च का लाइट देखते हैं ना, उसका वेवलेंथ थोड़ी ना बताता है, फ्रीक्वेंसी थोड़ी ना बताता, तो उसका इंटेंसिटी बताता है। आप लाइट जलाइए,
आपको दिखेगा कि जहां टॉर्च है ना वहां खूब लाइट है, और जैसे जैसे दूर जा रहे लाइट कम होते जा रहा है। तो ये जो लाइट कम होते जा रहा है वो इंटेंसिटी कम होते जा रहा है, उसका फ्रीक्वेंसी तो जैसे है वैसे ही है, फ्रीक्वेंसी जैसे है वैसे ही है। तो रेड लाइट का वेवलेंथ ज्यादा होता है, फ्रीक्वेंसी कम होता है, तो हो सकता है कि मेटल से वो इलेक्ट्रॉन को ना निकाल पाए। सब चीज को जोड़ना। देखो, जब आप रेड लाइट का बात करते हैं तो इसका हाई वेवलेंथ है, इसका वेवलेंथ ज्यादा है, और वेवलेंथ अगर ज्यादा है ना तो फ्रीक्वेंसी कम है। फ्रीक्वेंसी कम है तो हम तो ये बोलेंगे कि नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट टेक्स प्लेस। जब आप बात करते हैं येलो लाइट का, रेड लाइट से कंपैरिजन कीजिए, रेड से लाइट, तो हाई वेवलेंथ की जगह पे उसका लो वेवलेंथ होता है, छोटा वेवलेंथ होता है। अच्छा, अगर उसका छोटा वेवलेंथ होगा ना तो उसका फ्रीक्वेंसी हाइयर होगा, और हाइयर फ्रीक्वेंसी होने से इलेक्ट्रॉन निकलता है और उसका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है। ठीक है, तो assertion is right, assertion is right. The number of electrons ejected does not depends upon the brightness of light and not on the kinetic energy of ejected electron. बिल्कुल सही। Reason is also right. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किस पे डिपेंड करता है? वो इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है। उसको काइनेटिक एनर्जी से मतलब नहीं है, उसको है ना उसके फ्रीक्वेंसी से मतलब नहीं। तो assertion is right, reason is right, reason is correct explanation of assertion also. This is 71. ठीक है, बहुत अच्छा है सब क्वेश्चन, ध्यान रखना। 72, energies of the orbital in hydrogen or hydrogen like species depends only on the quantum number n. सही है। जब आप एनर्जी पे बात करते हो ना तो आपको याद होना चाहिए कि एनर्जी इन nth ऑर्बिट इज प्रोपोर्शनल विथ माइनस ऑफ 1/n²। ये निगेटिव साइन तो हमेशा रहेगा, क्योंकि किसी भी ऑर्बिट में एनर्जी लिखोगे तो वो निगेटिव आता है, -1/n²। रीजन में लिखा है एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल इन मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम डिपेंड्स ऑन क्वांटम नंबर n एंड l। मेरे हिसाब से तो रीजन भी सही है, क्योंकि आप याद कीजिए अबव प्रिंसिपल जब आप पढ़ रहे थे तो आपको बोला जा रहा था कि n+l से आप डिसाइड करोगे कि किस ऑर्बिटल का एनर्जी लेवल कितना है। तो n और l दोनों पे डिपेंड करता है। देखिए, असर्शन इज राइट, रीजन इज राइट, लेकिन सोचो जरा, क्या रीजन में कुछ ऐसा लिखा है जो असर्शन को एक्सप्लेन करता है? नहीं। असर्शन अपनी जगह सही है, रीजन अपनी जगह सही है, लेकिन रीजन में कुछ भी ऐसा नहीं लिखा है जो असर्शन को सही मतलब सही एक्सप्लेन कर रहा हो। तो assertion is right, reason is right, but reason is not the correct explanation of assertion. ठीक है, चलो बढ़िया आगे। 73 लिखा है फॉर अ गिवन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर SPDF सबसेल्स ऑल हैव डिफरेंट एनर्जीज। सही है ना? वन, सॉरी, वन में S होगा, वन में P थोड़ी ना होगा। अब 4S का बात करो, 4P का बात करो, 4D का बात करो, 4F का बात करो, तुम बताओ सबका अलग अलग एनर्जी है ना? 4S का एनर्जी, 4P का एनर्जी, 4D का एनर्जी, 4F का एनर्जी, बिल्कुल सबका n+l वैल्यू अलग है। हर किसी का n अलग, l अलग, n+l अलग अलग, तो सबका एनर्जी भी अलग अलग। सो असर्शन इज राइट। म्यूचुअल रिपल्सन एग्जिस्ट अमंग द इलेक्ट्रॉन्स इन अ मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम, बिल्कुल सही। मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर है ना बहुत सारा इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करता है। तो हम आपको दो चीज लिखना चाहेंगे। देखिए, एक था हाइड्रोजन एटम जिसमें हम लोग एनर्जी के लिए ऐसे पढ़े थे कि 1s से ज्यादा एनर्जी 2s का होता है, 2s और 2p का बराबर होता है। उससे ज्यादा एनर्जी 3s का होता है, 3p का होता है, 3d का होता है, इन तीनों का आपस में बराबर होता है, फिर आगे 4 होता है। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज का, जब हम लोग बात करते हैं मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज का,
तो 1s से ज्यादा एनर्जी होता है 2s का, और 2s से ज्यादा एनर्जी होता है 2p का, 2p से ज्यादा एनर्जी होता है 3s का, 3s से ज्यादा एनर्जी होता है 3p का, 3p से ज्यादा एनर्जी होता है 4s का, 4s से ज्यादा एनर्जी होता है 3d का, फिर आता है 4p। मतलब n+l रूल से चलते रहेंगे, n+l रूल से देखते रहेंगे। कारण क्या है कि म्यूचुअल रिपल्सन जो हमारे एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रॉन्स के बीच होता है ना, वो एनर्जी को डिस्टर्ब कर देता है मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पेसिस में। तो assertion is right, reason is right, and reason is also the correct explanation of assertion. 74. Half filled and fully filled degenerated set of orbitals acquire extra stability. सही है भाई, ठीक है। The reason for the above fact is that symmetry of such orbitals. 3-4 क्वेश्चन पहले हम लोग किए थे कि हाफ फील्ड और कंप्लीटली फील्ड सेट ऑफ ऑर्बिटल्स ज्यादा स्टेबल होता है। क्यों? तो उसमें 3 फैक्टर आपको बताए थे हम। एक, उसमें एक्सचेंज एनर्जी ज्यादा होता है। दूसरा, उसमें इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन बहुत सिमेट्रिकल होता है। और थर्ड, उसमें एनर्जीज के ऊपर एक्सचेंज एनर्जी काफी कम होता है, तो उसका स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होता है। तो तीनों का तीनों एकदम रीजन के हिसाब से परफेक्ट बैठता है। assertion is right, reason is right, and reason is the correct explanation of assertion. ठीक है, गुड। आपके पास है मैच द फॉलोइंग, जस्ट अ मिनट। लगातार है ना, कंप्यूटर देखने से थोड़ा होता है। 75। Match the following type of rays given in column 1 with their characteristic given in column 2. Select appropriate answer. तो हमारा एक्सरे क्या है? तो पहला में लिखा हुआ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल सिमिलर टू इलेक्ट्रॉन ना, बिल्कुल नहीं। सॉरी, पहला तो लिखा हुआ है अल्फा रे ना, हम एक्सरे पढ़ रहे हैं। बड़ा कर ले क्या? चलो ठीक है। अल्फा रे है पहला। तो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल सिमिलर टू इलेक्ट्रॉन्स, नहीं बिल्कुल नहीं। एक्सरे न्यूट्रल इन नेचर, 2 यूनिट्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड 4 यूनिट्स ऑफ एटॉमिक मास। देखो अल्फा, जो अल्फा रे है ना, वो एक्चुअली हीलियम+2 आयन होता है। तो हीलियम+2 आयन का मतलब हो गया कि उसके ऊपर 2 यूनिट का पॉजिटिव चार्ज है, और हीलियम का मास हाइड्रोजन के मास का 4 गुना होता है। तो ए का है ना, थर्ड ऑप्शन से मैच होगा। बीटा रे क्या होता है? बीटा रे इलेक्ट्रॉन होता है। बीटा रे इलेक्ट्रॉन होता है, तो 1 के साथ मैच करेगा। और गामा रे एक्स रे की तरह न्यूट्रल होता है, उस पे हाई पेनिट्रेशन भी होता है, न्यूट्रल भी होता है, तो सी के साथ 2 मैच करेगा। तो ए का 3, बी का 1, सी का 2, दैट डी ऑप्शन इज देयर। ए का 3, बी का 1, सी का 2, डी ऑप्शन इज देयर। ओके, 76। 76। मैच द कॉलम 1 विथ कॉलम 2 एंड 3। 3 को मैच करना, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। ठीक है, और फिर जो नीचे कोड होगा उसको हम लोग को फॉलो करना है। देखिए, ये एक तरह से आपको हम बोलेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो है ना, उसके डाटा पे बेस्ट क्वेश्चन है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का अलग अलग पोर्शन है, किसका फ्रीक्वेंसी कहां से कहां तक रेंज करता है, और उसका अप्लीकेशन क्या है, एकदम आपको चार्ट है, आपके बुक में चार्ट है, उससे इसको मैच करना है। हमको जितना याद है, हम उसके बेसिस पे हम आपको रफली एक है ना आइडिया देते चलेंगे, आप देखते चलिएगा। जो मेरा रेडियो फ्रीक्वेंसी है, उसका फ्रीक्वेंसी सबसे कम होता है। यहाँ पे जो रेडियो, माइक्रो, इंफ्रा और अल्ट्रा है ना, उसमें रेडियो का फ्रीक्वेंसी सबसे कम होता है, और यहाँ सबसे कम फ्रीक्वेंसी 4 में दिया हुआ है। तो थोड़ा यहाँ करते हैं, ए के बाद 4 आया, और उसका यूज आप क्या करते हैं? उसका यूज आप करते हैं ब्रॉडकास्टिंग में।
ब्रॉडकास्टिंग में रेडियो वेव का यही यूज है। तो ए का 4 आएगा, 4 से 3 आएगा। अब बी आ जाइए। बी में कौन है हम लोगों का? माइक्रोवेव है। बी में कौन है हम लोगों का? माइक्रोवेव है। एक मिनट जस्ट। एक मिनट जस्ट सोच रहे हैं। सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसका होता है? तो अल्ट्रावायलेट का। सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी अल्ट्रावायलेट का होता है। सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी अल्ट्रावायलेट का होता है। तो पहले थोड़ा डी निकाल लेते हैं, ठीक है। डी से मेरा सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है तो 3 आएगा। और अल्ट्रावायलेट का यूज होता है, जैसे हम लोग ऊपर से देख रहे हैं ना, हीटिंग है, रडार है, ब्रॉडकास्टिंग है, सोलर रेडिएशन है। तो सोलर रेडिएशन के तौर पे वो हमारा अल्ट्रावायलेट रीजन जो है वो हमारे एटमॉस्फेयर में इंटर करता है सोलर रेडिएशन के फॉर्म में। तो डी से 3 और फिर 4, ए से 4 उसके बाद 3। आप अगर चलिएगा ना तो इन सब पे आपको सी ऑप्शन दिख जाएगा। अब बाकी थोड़ा इसके बीच में एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो जो मेरा बी है, माइक्रोवेव, माइक्रोवेव के लिए आपका फ्रीक्वेंसी 10 to the power 10 होगा। और माइक्रोवेव से हम लोग है ना रडार सिस्टम को यूज करते हैं, ठीक है। तो बी से हम लोगों के पास 1 जाएगा और 1 से फिर हम लोग 2 में जाएंगे, ठीक है। तो चलिए इसी तरह से अब इंफ्रारेड आ गया, सी आ गया। सी को हम लोग है ना 2 नंबर से मैच कर रहे हैं, 10 to the power 13 से। और उस इंफ्रारेड का यूज है हीटिंग इफेक्ट 1 के साथ। तो कुल मिला के आपका सी ऑप्शन एकदम अप्रोप्रिएट इस पे बैठता है। बट बेटर क्या होगा ना, आज ये क्वेश्चन है ना, कल हो सकता है कुछ और है। अच्छी बात ये रहेगी कि आप है ना पूरा चार्ट याद करके बैठे, कुछ नहीं भी याद करके बैठे तो कम से कम 2-4 को तो याद करके बैठे जिससे ऑप्शन मार सके, टिक कर सके, ठीक है। तो उसको याद करके देखिए। आप देखिए यहाँ पे हमको 2 याद था, तो 2 से हम अपना ऑप्शन काम तो निकाल लिए। तो आपको कम से कम अगर 4-5 भी याद रहेगा ना तो आप कभी फंसीएगा नहीं, अब जो आएगा बन जाए, ठीक है। चलो आगे, नेक्स्ट। याद कर लेना, हाँ। ये प्योर उसी पे है और इसका अंदर कोई कंसेप्ट नहीं है कि हम आपको कुछ नया चीज सिखा दें इसमें। 77। यहाँ तो बहुत ज्यादा पजलिंग है, एक एक से चलते हैं। ए में हम लोग का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 दिया है, ठीक है। तो ऑब्वियसली उसका एल का वैल्यू 0 आएगा। अब एल का वैल्यू 0 3 जगह है। आप एक काम करो ना, उल्टा चलना स्टार्ट करो। देखो यहाँ 1s है ना, ठीक है। उल्टा चलो, उल्टा। तो ए का मान लो 1 2 3 में हम किसको टिक करें यार? जिसमें 5 होगा उसको टिक करना होगा। तो A25 है, A16 है, A4 है, A3 है। चलो ठीक है। ए के बाद 2 लो और 2 से फिर है ना 5 में जाओ, क्योंकि हमको 1s लिखना है, 1s। अब अगर हमको 2s लिखना है, 2s 6 नंबर पे ध्यान रखना, ठीक है। तो बी है 2, एस लिखने के लिए इन तीनों में से एक 0 चुनना होगा। तो 2 और 6 के साथ, एक मिनट, बी के अंदर, बी के अंदर 6 किसके साथ है? 1 के साथ। तो बी के साथ 1 लो और फिर 6 लो। देखो, बी के साथ 1 लो और फिर 6 लो।
6 6 6। ए के साथ क्या लेना था हम लोगों को, 2 लेना था, और फिर 2 के साथ 5 लेना था। ओके, थोड़ा समझते चलो, थोड़ा टिपिकल है। अब फिर एगो 4s हम पकड़ रहे हैं, 4s। हम तीनों जीरो, जो एल का वैल्यू बीच में 3 को जीरो दिया हुआ है ना, हम तीनों को खत्म कर रहे हैं। तो 4 मतलब ई लेना पड़ेगा, ई या एफ लेना होगा। अब एक ही बचा है 3, 3 और 4s तो मिलेगा, 3 और 4s मिलेगा। और इधर ई और एफ ले, 3 और उसके बाद फिर 2 किस में है, 3 और उसके बाद 2 किस में है, एफ में है, एफ में। तो एफ को मिलाओ 3 से, तो जो हमारा एफ है वो मैच करेगा 3 के साथ, और फिर वो आगे चलेगा 2 के साथ। अब आ जाओ सी और डी में, इन दोनों में थर्ड ऑर्बिट है, और इधर हमारा 3p और 3d है। जब आप 3p बनाते हैं, 3p, तो क्या मेरे एजिमुथल क्वांटम नंबर का वैल्यू 2 होता है। अब यहां से हम सी या डी ले, कौन सा ले, तो नीचे आ जाओ, नीचे देखो, नीचे देखो कि 3 और 5 के साथ कौन मैच है, 3 और 5 के साथ, 3 और 5 के साथ कौन मैच है भाई, 3 और 5 के साथ, 3 और 5 है। एक मिनट एक मिनट, 3 और 5 है। 3 और 5 के साथ, अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, एक मिनट, 3 के साथ 5 क्यों मैच करेगा, यहाँ पी है ना, तो 3 के साथ तो 6 आना चाहिए ना, 3 के साथ 6 आना चाहिए, 3 6 सी आएगा। देखो यहाँ पर, यहाँ पे देखो, यहाँ देखो, 3 6 सी, 3 6 सी, तो सी के साथ 3 आएगा। कहाँ क्या लिख रहे हैं, 3 के साथ पहले 6 आएगा, उसके बाद फिर 3, सॉरी, सी के साथ पहले 6 आएगा, बाद में 3 आएगा, थोड़ा कंफ्यूजन है, हाँ? थोड़ा ध्यान रखना। एक्चुअली देखिए आपका हो क्या रहा है ना, हम आपको समझा देते हैं। जैसे हम लोग 1s लिए, तो 1s में n का वैल्यू 1 है, l का वैल्यू 0 है। फिर हम लोग 2s लिए, तो n का वैल्यू 2 है, l का वैल्यू 0 है। अभी हम जैसे आपसे बात कर रहे हैं, तो यहां मेरा c कहने का मतलब है कि आप 3p लिए, तो आप 3p लिए, तो n का वैल्यू 3 है और l का वैल्यू 1 है। तो आपको इसके लिए परफेक्ट मैच खोजना है, बस। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बस खाली 3 को दे दिया है ना, हम लोग तो 2 को मिलाते हैं ना, यहाँ 3 दे दिया है, तो तीनों को मैच करना है बस। अब आप 3D लीजिए, 3D, यहाँ सब कोई ध्यान लगाइएगा 3D पर, यहाँ सब कोई ध्यान लगाइए आप लोग 3D पर। तो D है तो L का वैल्यू 2 होगा, D है तो L का वैल्यू 2 होगा, ये वाला होगा 5 नंबर। और बिकॉज आप C ले लिए हैं, तो अब D ही बचा, ये D के साथ मैच करेगा। तो D5 4, देखिए इसको अच्छे से, D5 4, D है, उसके अंदर 5 पे जाना और फिर जाना 4 पे, एक E बच गया। तो E मतलब 4 नंबर, उसको मिलाओ 4 नंबर के साथ, और 3 को ले जाके मिला दो F के साथ, तो E आएगा, E से आएगा 4 नंबर, और 4 से आएगा 1 नंबर। तो मेरा फर्स्ट ऑप्शन ही है ना, सबसे बढ़िया दिख रहा है, जो पूरी तरह से सेट भी बैठ रहा है इसके ऊपर, दैट फर्स्ट ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। ठीक है, थोड़ा समय दीजिएगा, हम ये बीच का सारा लाइन मिटा देते हैं, ताकि आप है ना इसको फ्रेश तरीके से समझ पाए। ठीक है, ये रहा, इसको फ्रेश तरीके से आप समझ पाए। आप एक एक करके है ना, आप देखते चलिए जैसे हम दिखाएं। ए का 2 फिर 5, तो ए का 2 और उसके बाद फिर 5, 5 चलो 5, ये रहा। फिर बी का 1, बी का
1 और उसके बाद फिर 6 एकदम नीचे। सी का सी का 3, सी का 3, देखो यहाँ पे हम 6 लिख दिए हैं। और उसके बाद फिर 2, क्या लिखे, सी का 6, सी का 6, हाँ सॉरी, सी का 6, सही 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 सही, सी का 6, ये 3 है ना, 6 और फिर उसके बाद 3 मतलब टी, ये। तो ऐसे करके सारा मैचिंग आपको इसमें करना है, क्लियर है? 3 कॉलम में करना है, थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा। ये तुम्हारे इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है? 78, ए वाला में, ए वाले में जो हमारा लॉब्स है वो तुम गौर से देखो, क्या वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच है? ठीक है ना, वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच है, एक्सिस के अलोंग में मत मानिएगा, थोड़ा फिगर है ना, उतना ज्यादा परफेक्ट नहीं है, ठीक है? एक्स और वाई मत पकड़ो उसको, तुम पकड़ो वाई और जेड उसको, क्योंकि वो 3 डायमेंशनल फिगर है, इस वजह से देखने में दिक्कत हो रहा है। हम चलिए ना लिख देते हैं, हम जो दिख रहा है एकदम क्लियरली हम उसको लिख देते हैं। क्या हम लोग का ये डीजेड स्क्वायर दिख रहा है? सही है ना, डीजेड स्क्वायर दिख रहा है। और अगर आप ध्यान से देखेंगे, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये वाला एक्स और वाई के अलोंग में दिख रहा है, तो एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर दिख रहा है। अब देखिए, हम तो ये मानेंगे कि ये जेड और वाई के बीच में है, तो क्या ये डी ऑफ वाई जेड है? डी ऑफ वाई जेड है। और यहां देखो ये एक्स और एक्स है, एक्स और किसके बीच है? एक्स और किसके बीच है? वाई के बीच, ये एक्स और वाई के बीच है, तो डी एक्स वाई है। और फिर एक बच गया, दैट इज डी ऑफ जेड एक्स। तो ऐसे करके ये सारा ऑर्बिटल्स है, उस हिसाब से जो अप्रोप्रिएट हो रहा है उसको मैच कर दीजिए, वो आंसर आ जाएगा, ठीक है? इसमें कोई बहुत बड़ा खेल था नहीं। तो ये रहा तुम्हारे पास 78 क्वेश्चन का सेट एटॉमिक स्ट्रक्चर को लेके। सब बेहतरीन क्वेश्चंस है, न्यूमेरिकल्स है, कंसेप्चुअल है, असर्शन रीजन है, मैच द फॉलोइंग है आपके पास। और मैच द फॉलोइंग तो पिछला जो 2 बना है 3-3 वाला, वो तो इंटरेस्टिंग था, घर में प्रैक्टिस करना है उसको अच्छे से, ठीक है? चलो इतना इसमें रखते हैं, फिर अगले सीरीज में अगले आगे बढ़ेंगे, ठीक है? थैंक यू।